10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी जहाज़ अपने ज़माने का, जो कि देखने में इंतहाई खूबसूरत था, अपने पहले सफ़र पर निकलता है। ये जहाज़ साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था और इसके अंदर हर तरह के एलीट क्लास लोग सफ़र कर रहे हैं, जिनमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स, एक्ट्रेस से लेकर इमिग्रेंट्स तक, जो अमेरिका जा रहे थे अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि ये अनसिंकेबल जहाज़ भी डूब सकता है। इस टाइटैनिक के मालिक का कहना था कि ये जहाज़ कभी भी नहीं डूबेगा, लेकिन इसका ये अंदाज़ा बिल्कुल गलत साबित हुआ। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि दुनिया का अनसिंकेबल जहाज़ टाइटैनिक कैसे डूबा। दोस्तों, इस जहाज़ की कमांड संभाली थी 62 ईयर ओल्ड सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने। मीडिया में और इवन के पूरी दुनिया में बहुत एक्साइटमेंट थी इस टाइटैनिक जहाज़ को लेकर। ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप थी, जो 269 मीटर लेंथ में और 53 मीटर हाइट में। इस शिप को बनाने के लिए दुनिया के लग्जरी गुड्स का यूज़ किया गया है। अगर हम इस टाइम की बात करें तो इस टाइम पर इसको बनाने की जो कॉस्ट आई थी वो तकरीबन 7.5 मिलियन डॉलर थी, जो कि आज के दिन 400 मिलियन डॉलर के बराबर है। शिप की डेकोरेशन किसी भी 5 स्टार होटल से कम ना थी। लग्जरी ग्लासेस के साथ साथ स्टैंडर्ड ग्लासेस विंडोज़ और लग्जरी वॉशरूम्स, टर्किश वॉशरूम, स्विमिंग पूल, इसके साथ साथ 4 रेस्टोरेंट और कहीं सेफ्टी फीचर्स की वजह से इस जहाज़ को अनसिंकेबल माना जाता है। वाइट स्टार लाइन इस कंपनी का नाम है जिसने इस टाइटैनिक जहाज़ को क्रिएट किया था। लेकिन अपने पहले ही सफ़र पर रवाना होने के 2 दिन बाद, यानी 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलती है। यानी जिस अटलांटिक ओशन पर तैरते हुए ये जहाज़ टाइटैनिक अमेरिका की तरफ जा रहा था, वहाँ पर आइस मौजूद हैं, जो कि इसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये वार्निंग्स तो कोई इतनी अनयूजुअल चीज़ नहीं थी, और अक्सर दूसरे जहाज़ बता देते हैं कि रास्ते में क्या क्या चैलेंजिंग्स आपको आने वाली हैं। इन वार्निंग्स के मिलने के बाद भी टाइटैनिक 2 टाइम अपना रास्ता बदलती हैं और इन चैलेंजेस को अवॉइड करने के लिए, लेकिन इसकी स्पीड कम नहीं की जाती, जो कि 21.5 के नॉट्स, जो कि 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। इतनी ही तेज़ी से ये जहाज़ आगे बढ़ता है। 14 अप्रैल 1912 को ये वार्निंग फिर दी जाती है, लेकिन कैप्टन और उनके साथी इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं होती। दोस्तों, जहाज़ के ऊपर एक क्रॉस नेस्ट होता है। आम ज़बान में समझ लें तो ये एक मोर्चा, जो कि काफ़ी हाइट पर होता है, जो जहाज़ में लुक आउट पॉइंट होता है। यहाँ पर बैठकर एक शख्स को पूरा मायना करना पड़ता है कि आगे वाली क्या क्या मुश्किलात हैं और जहाज़ का आगे आने वाला रास्ता बिल्कुल क्लियर है या नहीं। तो जो बंदा इस जगह पर बैठा था, जिसका नाम था फ्रेडरिक फ्लीट, जो ठीक 11:39 को अचानक से सामने एक बड़ा बर्फ़ का पहाड़ देखता है। जल्द ही 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग इसको सुन सकें। यह फ़ोन उठाकर कॉल करता है और ऑफिसर्स को ब्रिज पर और चिल्लाकर कहता है कि सामने हमारे एक आइस ब्रिज है, जल्दी से जहाज़ को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर ब्रिज विलियम मोर्टेज पर बैठे इंस्ट्रक्शंस को सुनते हैं और कैप्टन को कहते हैं कि जहाज़ को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत देर हो चुकी होती है और ठीक 1 मिनट बाद, यानी कि 11:40 पर जहाज़ जाकर इस आइस ब्रिज से टकरा जाता है। यह आइस ब्रिज भी तकरीबन 200 फीट का था। इस आइस ब्रिज के साथ टाइटैनिक एक साइड से टकराता है, जिससे इसका आगे वाला हिस्सा समंदर में डूब चुका होता है, और आई विटनेसेस के मुताबिक टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया था। कुछ लोगों की जान तो बच गई, लेकिन बहुत सारी कीमती जानें भी इस हादसे में गई और
کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز اپنے سفر کے 2 دن بعد ہی ڈوب گیا، کیونکہ اس کمپنی کے ایڈ میں بھی یہ بات چلائی گئی تھی کہ یہ جہاز کبھی بھی نہیں ڈوبے گا۔ دوستو، اس جہاز کے ڈوبنے کے پیچھے آخر وجہ کیا تھی اور کیوں دوسرے جہازوں نے اس کی مدد نہیں کی، جو اس کو ریڈیو کمیونیکیشن کے تھرو سگنلز دے رہے تھے کہ آگے بہت آئس وارننگ ہے؟ آخر کیپٹن نے کیوں ان تمام آئس وارننگز کو اگنور کیا؟ ملیں گے ایسی تمام انفارمیشن نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔